भारत के संविधान के निर्माता माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अर्थात ऑनरेबल डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस व्याख्यान माला के 17वें व्याख्यान में मैं मैत्री इंडिया चैनल के सारे ही दर्शकों को तथा उनके माध्यम से भारत का संविधान, जिन्हें भारत के सार्वभौम लोक कहता है, उन लोगों को साधुवाद देता हूँ, विनम्र अभिवादन करता हूँ, मंगल कामना प्रेषित करता हूँ तथा सप्रेम जय भीम भी। इस व्याख्यान माला के 17वें व्याख्यान का विषय है, आज का विषय है, अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा संविधान मसौदा समिति पर सदस्यों के रूप में निर्वाचन तथा मसौदा समिति द्वारा उनका अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन। फिर से एक बार मैं इस विषय को स्पष्ट करना चाहूँगा। संविधान सभा द्वारा माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान मसौदा समिति पर निर्वाचन तथा संविधान मसौदा समिति द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन। माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवन में जब से उन्होंने संविधान सभा में प्रवेश किया, तब से कुछ टर्निंग पॉइंट्स आए हैं, जिनको वाटरशेड मूवमेंट भी कहा जाता है, कि जिसके चलते उनका आगे का पथ और आलोकित हुआ, आगे का पथ, आगे का सफ़र और भी आसान बनता गया। कहाँ तक का सफ़र? संविधान निर्माता के रूप में अपने आप को प्रस्तापित करने का सफ़र। सर्वप्रथम टर्निंग पॉइंट आया 17 दिसंबर 1946 का उनका संविधान सभा का पहला भाषण। उस भाषण के संबंध में यह कहा जाता है कि एक भाषण, किसी व्यक्ति का, किसी महान व्यक्ति का एक भाषण उस व्यक्ति के जीवन में कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है और देश के जीवन में भी कितना क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है, इसका एक ही उदाहरण है और वह है 17 दिसंबर 1946 का माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का पहला भाषण। उस पहले भाषण से भारत का राजकीय माहौल बदल गया, संविधान सभा का राजकीय माहौल बदल गया, कांग्रेस पक्ष का, कांग्रेस के नेताओं का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल गया और माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का भी कांग्रेस पक्ष की ओर देखने के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ। सिद्धांतों में नहीं, विचारों में नहीं, विचारधारा में नहीं, परंतु देखने का दृष्टिकोण परिवर्तन हुआ। वैसा ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता के रूप में सफ़र में दूसरा मोड़ आया, जब संविधान सभा ने उनको संविधान मसौदा समिति का सदस्य निर्वाचित किया और फिर उसी के साथ साथ दूसरे ही दिन संविधान मसौदा समिति ने उन्हें अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया। आज का हमारा विषय है माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा द्वारा संविधान मसौदा समिति पर सदस्य के रूप में निर्वाचन और संविधान मसौदा समिति द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का अध्यक्ष के रूप में निर्वाचन। जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति पर निर्वाचित हुए और फिर मसौदा समिति ने जब उन्हें अपना अध्यक्ष निर्वाचित किया, इसका अर्थ ये है, समझ लीजिए, इसका अर्थ ये है कि संविधान सभा ने मसौदा समिति के माध्यम से माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर संविधान के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंप दिया। संविधान के निर्माण का सारा ही उत्तरदायित्व
संविधान सभा द्वारा मसौदा समिति के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर पर अत्यंत विश्वास के साथ सौंपा गया और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी उतने ही आत्मविश्वास के साथ इस दायित्व का स्वीकार किया। आगे चलकर जब संविधान निर्माण के अंत तक हम पहुंचेंगे तब इस निर्णय के संबंध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं उसका उल्लेख मैं विस्तार से करूंगा, मगर इस बारे में संक्षेप में उल्लेख मैं आज करना चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष के नाते जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हमने माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। वह संविधान सभा का मेरे दृष्टि से सबसे अच्छा और सबसे उचित निर्णय था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने निर्वाचन को ही सिर्फ न्याय नहीं दिया, परंतु उन्होंने उस पद की गरिमा भी बढ़ाई। यह उद्गार हैं संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। सफ़र शुरू हुआ। संविधान सभा में प्रवेश के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का संविधान निर्माता के रूप में सफ़र शुरू हुआ और वह 30 अगस्त 1947 को इस मकाम पर पहुंच गए कि संविधान के निर्माण का दायित्व उन पर सौंपा गया। आइए एक नज़र इस सफ़र पर डालते हैं। इस सफ़र का पुनरावलोकन करते हैं। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा आरंभ हुई। तब से लेकर तो 30 अगस्त 1947 जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। यह सफ़र का पुनरावलोकन बड़ा ही आवश्यक है। जब तक पुनरावलोकन हम नहीं करेंगे तब तक इस 30 अगस्त 1947 के दिन का और उनका संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बनने का महत्व शायद हम समझ नहीं पाएंगे और आगे का सफ़र भी हम समझ नहीं पाएंगे और इसीलिए पुनरावलोकन करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आरंभ करते हैं, हम शुरुआत करते हैं उस दिन से जब ब्रिटिश संसद ने यह घोषणा की कि हम भारत छोड़कर जाने वाले हैं और भारत स्वतंत्र होने वाला है। स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र भारत का संविधान होना चाहिए, उसी के द्वारा शासन प्रशासन चलाया जाएगा और यह संविधान भारत के लोगों ने निर्माण करना चाहिए। इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा संविधान सभा का गठन करने का एक प्रक्रिया आरंभ की गई। माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 1946 की बात है ये। 1946 में जब संविधान सभा की स्थापना की घोषणा हुई तो स्वाभाविकतया माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उस समय चाहते थे कि वह भी संविधान सभा में जाए। संविधान सभा में किस लिए जाए? संविधान निर्माण के लिए नहीं। उनके दिमाग में या किसी और के दिमाग में यह विचार भी नहीं आया था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कांग्रेस और गांधी के घोर शत्रु माने जाते हैं वह कभी संविधान निर्माण का दायित्व भी स्वीकार करेंगे और कांग्रेस पक्ष ही जो बहुमत में है संविधान सभा में उन्हें वह दायित्व सुपुर्द करेगा। किसी ने सोचा नहीं था, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कतई नहीं सोचा था इस बारे में। औरों की बात ही छोड़ दीजिए, वह जाना चाहते थे, परंतु उस समय की राजनीति इस प्रकार से थी, राजनीतिक माहौल इस प्रकार से था कि गांधी और कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर को अपना सिर्फ विरोधक नहीं घोर शत्रु मानते थे और कांग्रेस और गांधी ने निश्चय किया था कि चाहे जो भी हो जाए हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा में निर्वाचित होकर नहीं जाने देंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है जिसको मैं दोहराना चाहूँगा। उन्होंने घोषणा की थी कि हमने तो संविधान सभागृह के दरवाजे खिड़कियाँ ही नहीं रोशनदान भी बंद कर दिए हैं और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को हम संविधान सभा में प्रवेश नहीं करने देंगे।
ऐसी स्थिति हो गई। मुंबई विधानमंडल से उन्हें निर्वाचित होना था। मुंबई विधानमंडल में उस समय डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा स्थापित अखिल भारतीय शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं हुआ। इनका नाम कौन प्रपोज करेगा, इनके नाम का कौन प्रस्ताव रखेगा? जब उन्हें लगा कि मुंबई विधानमंडल से संविधान सभा में मैं चुनकर जा नहीं सकता, तो उनके सामने समस्या खड़ी हो गई। स्वाभाविक है, निराश हो गए वो कि अब आगे क्या। और फिर इसी के चलते संविधान सभा के सदस्यों के साथ अपने समाज के संवैधानिक हकों के लिए, अधिकारों के लिए पैरवी करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में एडवोकेसी कहा जाता है, अंग्रेजी में लॉबिंग कहा जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक प्रलेख तैयार किया जिसको हम स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज कहते हैं। उसके संबंध में भी हमने विस्तार से इस व्याख्यानमाला में चर्चा की है। इतिहास को कुछ और मंजूर था और इसीलिए जब मुंबई विधानमंडल से उनका निर्वाचन नहीं होना संभव नहीं था, तब महामना जोगेंद्रनाथ मंडल, जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि के रूप में बंगाल विधानमंडल में निर्वाचित हुए थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को उन्होंने आमंत्रित किया और कहा कि आपको संविधान सभा में निर्वाचित करके भेजने की जिम्मेदारी मेरी है, दायित्व मेरा है। डॉक्टर अम्बेडकर निराश थे, कोई आशा नहीं थी, क्योंकि एक ही सदस्य थे ना, जोगेंद्रनाथ मंडल एक ही सदस्य थे। के आग्रह पर, उनके आश्वासन पर डॉक्टर अम्बेडकर कलकत्ता गए और बंगाल विधानमंडल से अपना नामांकन पत्र संविधान सभा के लिए दाखिल कर दिया। एक अकेले सदस्य महामना जोगेंद्रनाथ मंडल स्वयं यदि चाहते तो संविधान सभा में सदस्य के रूप में निर्वाचित हो सकते थे, परंतु यह त्याग का उदाहरण है कि उन्होंने स्वयं जाना पसंद नहीं किया और अपने स्थान पर डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित होकर जाए बंगाल विधानमंडल से, इसके लिए सारे ही प्रकार के प्रयास किए। वहाँ पर भी कांग्रेस ने विरोध किया, परंतु लोगों का आग्रह, लोगों के निदर्शन, लोगों के प्रदर्शन और महामना जोगेंद्रनाथ मंडल जी के प्रयास फलस्वरूप डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बंगाल विधानमंडल से संविधान सभा पर निर्वाचित हुए। और फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की इच्छा थी कि मैं संविधान सभा में अपने लोगों के हकों की सुरक्षा के लिए आना चाहता था, अब पहुंच गया हूं। परंतु जब संविधान सभा का माहौल उन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ अपने लोगों की बात नहीं है, मैं भारतीय हूँ, मुझे भारतीय करके भी विचार करना पड़ेगा और मुझे सिर्फ अपने लोगों के हक अधिकार संविधान में सुरक्षित नहीं रखने हैं, मैं एक भारतीय होने के नाते भारत के लिए जो संविधान निर्माण किया जा रहा है, उस संविधान के निर्माण में मुझे एक भारतीय के नाते योगदान देना है। भारतीयों के हक सुरक्षित हो गए, भारतीयों के अधिकार सुरक्षित हो गए, तो शायद ऑटोमेटिकली मैं अपने लोगों के हक और अधिकार भी सुरक्षित रख पाऊंगा। भूमिका बदल गई और इस बदली हुई भूमिका का उन्होंने इस सारी संविधान निर्माण की प्रक्रिया को एक भारतीय की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अपने लोगों के हक और अधिकार तो उनकी प्राथमिकता थी ही, परंतु अब मैं भारतीय हूँ और भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में मुझे अपना भी योगदान देना है। यह भूमिका, इस भूमिका का प्रतीक, इस भूमिका का प्रतिबिंब 17 दिसंबर 1946 का डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का भाषण, संविधान सभा का पहला भाषण। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 17 दिसंबर 1946 के भाषण में एक शब्द भी अनुसूचित जाति के लिए, पददलित वर्गों के लिए नहीं किया। उन्होंने मैं भारतीय हूँ और यहाँ पर भारत के संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देने के लिए आया हूँ, यह दृष्टिकोण सामने रखकर 17 दिसंबर 1946 का अपना वक्तव्य दिया, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के प्रस्ताव से संबंधित था। साथ ही बैरिस्टर जयकर जी ने जो संशोधन रखा था प्रस्ताव पर, उस
संशोधन से संबंधित था। माहौल का जिक्र हमने किया है। संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था। वह कांग्रेस जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को गांधी और कांग्रेस का घोर शत्रु मानती थी, विरोधी माहौल था, विरोधी एटमॉस्फेयर था। जायजा लेते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इतना प्रभावी भाषण दिया कि कांग्रेस के लोग भी तालियां बजाने के लिए, हर्षध्वनि प्रदर्शित करने के लिए, वाह वाह करने के लिए और उनका अभिनंदन करने के लिए मजबूर हो गए। और इस पहले भाषण से सिर्फ संविधान सभा का माहौल और सकारात्मक नहीं हुआ, पूरी राजनीतिक माहौल में एक प्रकार का परिवर्तन आ गया, सकारात्मक परिवर्तन आ गया। मैं यह नहीं कहूँगा कि डॉक्टर अंबेडकर के एक भाषण से ही यह सकारात्मक परिवर्तन आया, ऐसा नहीं कहना चाहता, परंतु निश्चित ही वातावरण, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बदल गया और संविधान सभा में बैठा हुआ प्रत्येक प्रतिनिधि, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो, एक भावना से अभिभूत हो गया और वो भावना थी कि हम यहाँ भारत का संविधान निर्माण करने के लिए आए हुए हैं और हमारा पक्ष, हमारे नेता का प्रतिष्ठा, पक्ष की प्रतिष्ठा हमें बाजू रखनी चाहिए और इस संविधान निर्माण के प्रक्रिया में हमें अपना सकारात्मक योगदान देना चाहिए। इस माहौल का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस भी इस पर सहमत हो गई कि भले ही यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग हमारे विरोधक हैं, शत्रु नहीं, हमारे शत्रु मानना छोड़ दिया उन्होंने, हमारे विरोधक है, परंतु उनकी क्षमताओं का उपयोग भी हमें करना चाहिए संविधान के निर्माण में। और जो कांग्रेस के विरोधक थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे, उन्होंने भी व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकृत करते हुए यह निर्णय लिया कि सकारात्मक प्रयासों के रूप में हमें अपना योगदान देना चाहिए। बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन माहौल में आ गया। इस सारे संविधान निर्माण के उपक्रम को बड़े ही सकारात्मक दृष्टि से देखने लग गए और परिणाम स्वरूप जब संविधान सभा ने संविधान में जिन विषयों को समाविष्ट करना है उनकी सूची बनाकर उन विषयों पर विचार विमर्श के लिए समितियां बनाई, कुल 23 समितियां बनाई गई थी। उसमें से उन समितियों को एक एक विषय दिया गया था और उन पर चर्चा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था संविधान सभा में। साथ ही यह कहा था कि कुछ सिफारिशें भी उसके संबंध में की जाए, जो सिफारिशें संविधान का हिस्सा बनेगी। इसको हम कहते हैं संविधान का ढांचा कैसे हो, इसका निर्माण करना। यह प्रक्रिया शुरू हो गई थी और सकारात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को 18 समितियों पर सदस्यों के रूप में लिया गया। यह परिणाम था 17 दिसंबर 1946 के भाषण का, जो भाषण एक भारतीय ने भारतीयों को संबोधित कर दिया था। बड़े सकारात्मक विचार रखे थे, अपने सिद्धांतों से, अपनी फिलॉसफी से किसी भी प्रकार का समझौता न करते हुए, किसी से कुछ मांगने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने पक्ष के दृष्टि से ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के प्रतिनिधि होते हुए भी माहौल को, वातावरण को, देश को संबोधित करते हुए पक्ष का दृष्टिकोण उनके लिए माने नहीं रखता था। एक भारतीय के दृष्टिकोण से उन्होंने जनता को और प्रतिनिधियों को आह्वान किया था। 18 समितियों में वह सदस्य निर्वाचित हो गए और उन्होंने संविधान के ढांचे के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया, जिसको सारे ही लोगों ने केवल एप्रिशिएट नहीं किया,
जिससे यह एहसास हो गया कांग्रेस को और संविधान सभा को कि यह व्यक्ति का संविधान निर्माण में योगदान अत्यंत आवश्यक है। इस व्यक्ति के बिना शायद हम जैसा चाहते हैं वैसा भारत का संविधान निर्माण नहीं कर सकेंगे। सिर्फ समितियों में उन्होंने योगदान नहीं दिया, समितियों की रिपोर्ट जब संविधान सभा में प्रस्तुत की गई तब भी उन्होंने अपना योगदान दिया सिफारिशों को मनवाने में, सिफारिशों को परिष्कृत करने में, सिफारिशों को और अधिक अच्छा बनाने में उनका योगदान रहा। समितियों के माध्यम से उनका योगदान और संविधान सभा में समितियों की रिपोर्ट पर जब चर्चा हो रही थी तब उसके माध्यम से उनका योगदान, इस योगदान का बड़ा महत्व था और उन्होंने यह प्रस्तापित किया कि मैं भारतीय हूँ, भारतीयों का हित मेरे लिए सर्वोपरि है, भारतीयों के लिए हम संविधान बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। इस संविधान के निर्माण में मैं अपनी पूरी क्षमता से योगदान देना चाहता हूँ। मेरी विद्वत्ता, मेरा ज्ञान, मेरा एक्सपर्टीज संविधान के क्षेत्र में, वह सारा एक्सपर्टीज मैं देश की सेवा के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। यह भावना थी डॉक्टर आम्बेडकर की और इस भावना को प्रतिसाद दिया कांग्रेस ने और यह सोचा कि डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का अधिकतम उपयोग संविधान के निर्माण में किया जाना चाहिए। आगे बड़ी क्या कहेंगे उसको कि अनपेक्षित घटना हो गई, किसी ने सोचा नहीं था। देश का विभाजन हो गया। देश का विभाजन की घोषणा मई 1947 में हो गई, जून में विभाजन निश्चित हो गया और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर जिस क्षेत्र का बंगाल से प्रतिनिधित्व कर रहे थे वह पाकिस्तान का हिस्सा हो गया और जो क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया वहाँ का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का सदस्यत्व संविधान सभा से समाप्त हो गया। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर का भी सदस्यत्व समाप्त हो गया। बड़ी परेशानी खड़ी हो गई, बड़ी कठिनाई आ गई। डॉक्टर आम्बेडकर के सामने फिर से एक बार अनिश्चितता विद्यमान हो गई। आगे क्या? बंगाल से अब पश्चिम बंगाल बन गया। पश्चिम बंगाल के विधानमंडल से चुनकर जाने की संभावना कितनी है मालूम नहीं, क्योंकि उनके समर्थक कुछ मुस्लिम लीग ने वोट नहीं दिया था उनको, परंतु मुस्लिम लीग उनकी समर्थक थी, वो पाकिस्तान चले गए। माहौल बदल गया तो बंगाल से चुनकर आने की संभावना कितनी है कोई बता नहीं सकता था। और फिर सारा दारोमदार जो आ गया वो कांग्रेस पार्टी पर आ गया कि कांग्रेस पार्टी इस संबंध में अब क्या रुख अपनाने वाली है। अच्छी बात यह है, सकारात्मक बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा ही सकारात्मक रूप अपनाया और डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर को आमंत्रित किया कि माननीय डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर, आपकी सेवाओं की संविधान के निर्माण के लिए ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि आप संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित होकर आए। डॉक्टर आम्बेडकर ने नहीं मांगा कांग्रेस को कि आप मुझे पुनर्निर्वाचित कर फिर से संविधान सभा में आने का अवसर दीजिए। नहीं, यह पहल कांग्रेस ने की और इस आधार पर की कि डॉक्टर आम्बेडकर जैसे व्यक्ति की संविधान निर्माण के लिए सेवाएं अनिवार्य है और हम इसको टाल नहीं सकते देश के हित में। इसलिए कांग्रेस ने आमंत्रण दिया, डॉक्टर आम्बेडकर ने स्वीकार किया और डॉक्टर आम्बेडकर मुंबई विधानमंडल से, जहां से पहले वह संविधान सभा में नहीं पहुंच पाए थे, मुंबई विधानमंडल से फिर से चुनकर संविधान सभा में आ गए। स्थितियां बड़ी अनुकूल थी मुंबई विधानमंडल ने। बैरिस्टर M.R. जयकर, जिसका जिक्र हमने पीछे भी किया था, उन्होंने संविधान सभा से अपने सदस्यत्व का त्यागपत्र दे दिया। वह पूना को रिप्रेजेंट करते थे मुंबई विधानमंडल से, तो वह एक स्थान रिक्त हो गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पत्र लिखा उस समय के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री B.G. खेर को कि डॉक्टर आम्बेडकर की संविधान निर्माण के लिए सेवाएं आवश्यक है, आप उनको मुंबई विधानमंडल से निर्वाचित करके संविधान सभा में भेजिए, आपका उत्तरदायित्व है। सरदार पटेल, जिन्होंने यह कहा था कि हमने दरवाजे खिड़कियां रोशनदान बंद कर दिए हैं, उन्होंने
पहला पत्र उस समय के मुंबई विधानमंडल के अध्यक्ष मावलनकर को लिखा, दूसरा पत्र कांग्रेस के प्रमुख सका पाटिल को लिखा और उनको आदेश दिया, अनुरोध नहीं, उनको आदेश दिया कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुंबई विधानमंडल से संविधान सभा में निर्वाचित होकर आने ही चाहिए, उनकी सेवाओं की जरूरत है। और उन्होंने समितियों के माध्यम से जो योगदान दिया, उस योगदान को ध्यान में रखते हुए वह कांग्रेस के विरोधक थे, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हमें उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। आप उनको केवल निर्वाचित कर नहीं, अविरोध निर्वाचित कर भेजे। और डॉक्टर अंबेडकर 13 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पुनर्निर्वाचित हो गए और 14 जुलाई 1947 को जब संविधान सभा का सत्र आरंभ हुआ, तब डॉक्टर अंबेडकर ने फिर से संविधान सभा के सदस्यता की शपथ ग्रहण की। तो यह सफ़र था। बाद में हमने उल्लेख किया 27 और 28 अगस्त 1947 को जो विवाद खड़ा हुआ संविधान सभा में, क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अल्पसंख्यक अधिकार उपसमिति में, बाद में परामर्शदाता समिति में और बाद में परामर्शदाता समिति की रिपोर्ट जब संविधान सभा में रखी गई, तब पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा उठाया था। संविधान सभा में वह मुद्दा पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विषय एस नागप्पा जी के माध्यम से संविधान सभा में उपस्थित किया गया था संशोधन के माध्यम से, और उस प्रस्ताव पर माननीय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी एक सिग्नेटरी थे। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का नाम आना स्वाभाविक था। जब उस विषय पर चर्चा हुई, उस विषय पर जब चर्चा हो रही थी, तब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में उपस्थित नहीं थे। फिर भी बड़ी कठोर आलोचना की गई डॉक्टर अम्बेडकर की। दाक्षायणी वेलायुधम जो केरल का प्रतिनिधित्व करती थी, उन्होंने बड़ी कठोर आलोचना की। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कठोर आलोचना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। इतनी कठोर आलोचना करते हुए भी माहौल देखिए कि एक विषय पर हमारा मतभेद है, मगर वह मतभेद वहीं समाप्त हो जाता है। उसको हम व्यक्ति मतभेद भी नहीं, व्यक्ति के विरोध के लिए नहीं, किसी विषय पर विरोधी मत हो सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम व्यक्ति का विरोध करेंगे और व्यक्ति की प्रतिभा का संविधान निर्माण के लिए उपयोग नहीं करेंगे। यह धारणा नहीं थी और इसीलिए 28 तारीख को कठोर आलोचना करने वाली कांग्रेस 28 अगस्त 1947 को कठोर आलोचना करने वाली सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर संविधान मसौदा समिति के सदस्य निर्वाचित हो। कितना माहौल बदल गया, कितना सकारात्मक माहौल हुआ। यह उस समय की राजनीतिक परिपक्वता थी। इसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी कहा जाता है। कांग्रेस में थी, कांग्रेस ने बताई, विरोधी पक्ष ने भी बताई, और इसी के चलते जैसा मैंने पिछले व्याख्यानों में उल्लेख किया है, 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व में जो पहला मंत्रिमंडल बना, उनमें 5 मंत्री ऐसे थे जो कांग्रेस के नहीं थे। यह राष्ट्रीय सरकार थी। क्या आज के समय में लोकसभा में बहुमत होने के पश्चात संकट के समय में ऐसा मंत्रिमंडल बन सकता है? संभावना है ऐसा मंत्रिमंडल बनने की। यहाँ तो विरोधकों को नष्ट ही करने की भूमिका ली गई है। वहाँ पर यह भूमिका थी कि विरोधक अल्पसंख्यक है अल्पसंख्यक, परंतु वह भी इस सदन के सम्माननीय सदस्य है। उनके बोलने के अधिकारों का, योगदान देने के अधिकारों का, खुद को व्यक्त करने के अधिकारों का संरक्षण मेजॉरिटी करेगी, बहुमत करेगा। यहाँ तो बहुमत, आज का लोकसभा का बहुमत, जिसको मैं ब्रूट मेजॉरिटी कहूँगा, ब्रूट है, अमानवीय है,
अमानवीय मेजॉरिटी हैं जो विरोधकों को बोलने भी नहीं देती। पार्लियामेंट का सेशन समाप्त कर दिया। इलेक्शन की रैलियां हो रही हैं, बंगाल में इलेक्शन की रैलियां हो रही है, परंतु यहाँ कोरोना के चलते पार्लियामेंट का सेशन नहीं हो रहा है। विरोधकों के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोधकों ने आरोप लगाया है लोकसभा के स्पीकर पर और राज्यसभा के अध्यक्ष पर कि जब विरोधक बोलना चाहते हैं तो उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। जब वो मत विभाजन मांगते हैं तो आवाजी मतदान से विधेयक पारित किए जाते हैं। कृषि विधेयक जिसके संबंध में आज इतना बड़ा आंदोलन 1 महीने से ऊपर हो गया चल रहा है, सरकार घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रही है। जरूरत न होते हुए भी पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति के अध्यादेश से यह कानून पहले लाए गए और अपनी ब्रूट मेजॉरिटी के चलते लोकसभा में पारित किए गए और विधानसभा में, राज्यसभा में विरोधी पक्ष को अपना मत रखने का अवसर न देते हुए राज्यसभा में भी आवाजी मतदान से यह वोट ऑफ वॉइस यह पारित की गई। यही तो मुख्य आक्षेप है विरोधक का, यही तो मुख्य आक्षेप है किसानों का भी जो आंदोलन कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से राष्ट्रपति के अध्यादेश से यह विधेयक लाने की जरूरत क्या थी, किसने मांगा था आपको। और विरोधकों पर आप आरोप करते हो हमें तो बात करने का अवसर ही दिया नहीं आपने। राज्यों से राज्यों का कृषि विषय होने के बाद भी राज्यों से आपने बात ही नहीं की। तो यह ब्रूट मेजॉरिटी होती है जो अल्पसंख्यकों की सुनना तो दूर उनको नष्ट करना चाहती हैं। और वह मेजॉरिटी थी, ऐसी ही मेजॉरिटी थी, परंतु ब्रूट नहीं थी, वो डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी थी, वो पॉलिटिकल मेजॉरिटी थी। विरोधकों की बात केवल सुनना नहीं चाहती थी, उनका सहयोग भी लेना चाहती थी। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि पक्ष प्रतिष्ठा, नेता की प्रतिष्ठा बाजू रखकर हम लोगों को सबको साथ लेकर चलना है यदि देश का निर्माण करना है तो, यदि संविधान का निर्माण करना है तो। विरोधकों की आवाज़ को बंद कर कर कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री देश का निर्माण नहीं कर सकती। आज विरोधकों को नष्ट कर कर ही हम देश निर्माण का कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात कही जा रही है।